गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को, अपने प्रिपरेशन को बेहतर कर रहे होंगे। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं दो बातें आपसे बोलना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि वीडियो को कंटिन्यूअसली वे में देखिए, एक के बाद एक वीडियो को देखिए और अपनी खुद की नोट्स बनाते चलें। मैं प्रैक्टिस भी कराता हूँ, उसको भी करते चले ताकि इस सेशन का आपको लाभ मिल सके। दूसरी बात ये कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप चैनल से जुड़े रहें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। कई कमेंट्स में मैंने देखा कि लिखा हुआ है कि सर आपका चैनल नहीं मिल रहा है। देखिए, मेरे चैनल का नाम ज्ञान विंडो है, तो आप ज्ञान विंडो सर्च करेंगे उसमें आपको मिल जाएगा। मेरे बोर्ड में लोगो भी लगा हुआ है ज्ञान विंडो का। वैसे भी आप वीडियो देखेंगे तो नीचे ज्ञान विंडो का लोगो लगा रहता है और आपको दिखता है। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आपको मिल सके। आज हम लोग बायोलॉजी के अगले सेशन में चलते हैं और आज जो जनरल बायोलॉजी के सिलेबस का आपका टॉपिक है उसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को हिंदी में कहते हैं पाचन तंत्र। सबसे पहले आपको समझना है कि पाचन तंत्र होता क्या है, या इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि पाचन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है। मैं यहाँ पे आपको उतना ही बताऊंगा जितना आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। ज़्यादा हमें इसमें मास्टर नहीं बनना है क्योंकि हम जनरल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, 10th लेवल की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे पाचन का मतलब है, अगर आप हिंदी में समझें तो आप ऐसे कहेंगे कि जब जिस प्रक्रिया में बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, बड़े ऑर्गेनिक अणु छोटे ऑर्गेनिक अणुओं में टूटते हैं उसे पाचन कहते हैं। When the larger organic molecules break in a smaller organic molecule called digestion। यानी डाइजेशन की प्रक्रिया में क्या होगा, बड़े बड़े जो अणु रहेंगे, जैसे ये बड़ा मॉलिक्यूल है, लार्जर मॉलिक्यूल है, ये टूट जाएगा किसमें, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा और इसी को हम क्या कहेंगे, डाइजेशन बोलेंगे। इसी को हम लोग पाचन बोलेंगे। अब देखिए, कई बार आपके वनडे एग्जाम्स में कई जगह पे हमने देखा है कि आपसे पूछ लेगा कि पाचन किस प्रकार की प्रक्रिया है, किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारे बॉडी में अगर हम कहें तो हमारे या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये याद रखिएगा। इसको हिंदी में कहते हैं उपापचय। क्या कहते हैं, उपापचय। ये याद रखना है आपको। अब देखिए, ये जो उपापचय होती है ये दो तरह की होती है, एक कैटाबोलिक होती है और एक होती है क्या, एनाबोलिक। अब हम समझते हैं कैटाबोलिक क्या होती है। देखिए, कैटाबोलिक को हिंदी में कहते हैं क्या, अपचय। इसको अपचय कहते हैं। इसमें आपको याद रखना है कि जब लार्जर मॉलिक्यूल ब्रेक होके स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कैटाबोलिक। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका, यहाँ पे कैटाबोलिक में सी लिखा हुआ है, सी से क्या होता है, कट, और कट का मतलब होता है क्या, काटना। तो इस प्रक्रिया में लार्जर मॉलिक्यूल्स स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए प्रोटीन है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एमिनो एसिड में। प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एमिनो एसिड में। प्रोटीन लार्जर मॉलिक्यूल है और एमिनो एसिड क्या है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एनाबोलिक। देखिए, एनाबोलिक में क्या होता है, एनाबोलिक रिएक्शन में क्या होगा, एनाबोलिक रिएक्शन में जो आपके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होंगे, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ये बदलेंगे किसमें, लार्जर मॉलिक्यूल्स में। अब इसी का आप उल्टा ले लीजिए या दूसरा कोई एग्जांपल ले लीजिए। जैसे आपका जो फैटी एसिड होता है ये बदलेगा किसमें, फैट में।
यानी वसीय अम्ल मिल मिल के क्या बना देंगे, वसा बना देंगे। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, एनाबोलिक। याद करने का सबसे अच्छा तरीका यहाँ पे ए है, ए का मतलब है एड, एडिशन। तो जहां कहीं भी एडिशन होगा वो क्या कहलाएगा, एनाबोलिक। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, उपचय, ये याद रखिएगा। तो अब मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछे कि पाचन की प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है, पाचन किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो आप क्या कहेंगे, इट्स अ कैटाबोलिक प्रोसेस, इट्स अ कैटाबोलिक प्रोसेस। यानी ये क्या होता है, बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। अब देखिए यहाँ पे एक बार एमपी व्यापम में एग्जाम पूछा गया था कि व्हाट इज बीएमआर, व्हाट इज बीएमआर, है ना। तो यहां पे देखिए कैटाबोलिक और एनाबोलिक मिलके ही क्या बनता है, मेटाबोलिक बनता है। यानी कैटाबोलिक प्रोसेस और एनाबोलिक प्रोसेस का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मेटाबोलिक। यानी अगर आपका कैटाबोलिक भी ठीक है और एनाबोलिक भी ठीक है तो आपका जो मेटाबोलिक रिएक्शन होगा वो ठीक होगा। ठीक है, तो बीएमआर का फुल फॉर्म आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। यानी आपका मेटाबॉलिक रेट क्या है, इस पे आपका जो हेल्थ है वो डिटरमाइन किया जाता है कि आप कितने हेल्दी हैं। ठीक है, ये बीएमआर एक टेस्ट होता है जिससे आप में देखा जाएगा कि कितने न्यूट्रिएंट्स ठीक हैं कि नहीं आपके हाइट और वेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बीएमआर का फुल फॉर्म पूछा गया था, यहाँ पे लिख लीजिएगा बेसिक मेटाबॉलिक रेट। अब चलिए इतना समझने के बाद, जैसे अब देखिए यहाँ पे इन रिएक्शंस को आप यहाँ पे देख के चलिएगा, ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा। अभी मैंने जैसे कहा कि पाचन की प्रक्रिया कैटाबोलिक प्रोसेस है, वैसे ही बाद में हम फिर से पढ़ेंगे जब क्या हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो वहां पे हम आपसे पूछेंगे कि श्वसन की प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है, अपचय है कि उपचय है, तो वहां पे भी आपको जवाब देना पड़ेगा, तो इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब जैसे देखिए हमने खाया क्या, प्रोटीन हमने खाया, हमने प्रोटीन खाया। अब बॉडी में जैसे ही प्रोटीन जाएगी तो प्रोटीन तो एब्जॉर्ब नहीं होगी क्योंकि बड़ा मॉलिक्यूल है, तो पहले क्या होगा, कैटाबोलिक रिएक्शन के थ्रू एमिनो एसिड में तोड़ा जाएगा, यानी पाचन के द्वारा इसे एमिनो एसिड में तोड़ा जाएगा। अब एमिनो एसिड क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी बॉडी में और जाएगी कहां, जहां पे प्रोटीन बनना है। अब जहां पे प्रोटीन की जरूरत है, मान लीजिए आप डंबलिंग वगैरह कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपके मसल्स का फॉर्मेशन होना है, तो वहां पे ये एमिनो एसिड पहुंच जाएगा। बट डिमांड किसकी थी, डिमांड किसकी थी, डिमांड तो प्रोटीन की थी, और पहुंचा क्या, एमिनो एसिड, तो गड़बड़ हो गया ना। बट यहां पे ऐसा नहीं होगा, प्रोटीन की डिमांड थी, पहुंचा एमिनो एसिड, तो वहां पे एक अलग रिएक्शन होगी जिसे हम कहेंगे एनाबोलिक। अब एनाबोलिक में क्या होता है, छोटे छोटे मिलके बड़ा बनाता है, यानी एमिनो एसिड मिल मिलके क्या बना देंगे, प्रोटीन बना देंगे, और जहां पे प्रोटीन की डिमांड थी वो प्रोटीन वहां पे क्या हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी। ठीक है, तो इन प्रोसेस को याद रखिएगा। ठीक, हम लोग पाचन समझ लिए, हम लोग ये केमिकल रिएक्शन समझ लिए जो बॉडी में होती है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं किसमें, पाचन तंत्र में। ठीक है, पाचन तंत्र में नेक्स्ट जो है उसमें यह समझना है कि पाचन के कितने स्टेप्स होते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं पाचन के, ये हमें समझना है। यानी जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसमें कितने स्टेप होते हैं ये हमें समझना है, क्योंकि आरएएस में, राजस्थान पीएससी में एक बार पूछ दिया था कि स्वांगीकरण क्या है। तो पहले इसका इंपॉर्टेंस नहीं था, बट अभी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा इसको आपको जानना जरूरी है। तो आपको इतना याद रखना है कि स्टेप्स ऑफ डाइजेशन जो होता है वो टोटली 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। डाइजेशन 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। यहाँ पे केवल आपको मतलब समझना है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है। सबसे पहले है इंजीशन, हिंदी में इसको कहते हैं अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण का सीधा सीधा मतलब होता है न्यूट्रिशन को अंदर लेना, बकल कैविटी में, मुख गुहा में अंदर लेना न्यूट्रिशन को। सेकंड है डाइजेशन, यानी
पाचन। पाचन का मतलब आप लोग समझ ही गए हैं। पाचन का मतलब क्या होता है? बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना। उसके आगे क्या चलते हैं? एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण। अवशोषण का सीधा सीधा मतलब है कि जब लार्जर मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट चुका है तो इसे क्या करना? आंतों के माध्यम से अवशोषित करना, इंटेस्टाइन के थ्रू इसे एब्जॉर्ब करना। ठीक है, नेक्स्ट है एसिमिलेशन। हिंदी में इसको कहते हैं स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है? स्वांगीकरण का मतलब होता है कि जितने भी अवशोषित न्यूट्रिएंट्स हैं ब्लड के थ्रू इन्हें हर सेल तक पहुंचाना, हर कोशिका तक पहुंचाना, ताकि इनका अनदर ब्रेकडाउन हो सके, इनका क्या हो सके? ऑक्सीकरण हो सके और ऊर्जा उत्पन्न हो सके। नेक्स्ट क्या है? इजीशन। इजीशन का हिंदी में है बहिर्क्षेपण। बहिर्क्षेपण का सीधा सीधा मतलब होता है कि जितने फूड मटेरियल अभी डाइजेस्ट नहीं हुए हैं, अगर वो बॉडी के अंदर रहे, अगर वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रहे तो पॉइजन क्रिएट कर सकते हैं, इसीलिए इनको बाहर निकालना जरूरी होता है और उसी को क्या कहते हैं? बहिर्क्षेपण। इस समय एक बहुत अच्छा शब्द इसके लिए फेमस है जिसको आप कहते हैं डेफिकेशन। डेफिकेशन, तो डेफिकेशन शब्द भी याद रखिएगा इसके लिए। आई होप कि इतना जो अभी बोर्ड में हमने आपको समझाया वो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। यहां से बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव आपके सामने आ जाते हैं। आज जो आपका डाइजेशन वाला पार्ट है ये बेसिकली हम दो पार्ट में, दो वीडियो में इसको कवर करेंगे। अभी आज हम फंडामेंटल देख रहे हैं, कल बेसिक ऑर्गन्स देखेंगे। दूसरे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें बेसिक ऑर्गन्स देखेंगे डाइजेशन के, डाइजेस्टिव सिस्टम के, और उसके बाद जितने उनसे एसोसिएटेड एंजाइम्स हैं उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इतना कवर करने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे दो चीजों को और समझ, चलिए यहाँ पे हम लोग दो चीजों को समझते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी पाचन संबंधी हम लोग क्या देखते हैं? ग्रंथियां। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझ के चलना पड़ेगा, पाचन से संबंधित ग्रंथियों को। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको यहां पे समझना पड़ेगा ग्रंथियां। ये बेसिकली आप यहाँ पे केवल आपको इनके नाम याद रखने हैं, कहाँ सिचुएटेड होती हैं, क्या काम करती हैं, ये याद रखना है। तो हम दो ग्रंथियों की चर्चा बाद में करेंगे, एक ग्रंथि की चर्चा अभी करेंगे, दो की बाद में नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे। अब देखिए हम यहाँ पे आपको वही बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है ना। तो अब इतना मत करिएगा कि जैसे आप लोगों की आदत होती है ग्रेजुएशन के एग्जाम में या 10th 12th के एग्जाम में कि आप पतली सी बुक लेके टीचर के पास पहुंचते हैं, सर इसमें इंपॉर्टेंट लगा दे। टीचर भी चकरा जाता है कि अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट लगाएं। तो इसमें प्लीज ज्यादा इंपॉर्टेंट मत ढूंढिएगा, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सबको रिकॉल करते चलिएगा। यहाँ पे दो और ग्रंथियां होती हैं, एक होता है लीवर और दूसरा होता है पैंक्रियाज। ये दो ग्रंथियों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटेल करेंगे, यानी उसके पूरे अंगों को डिटेल करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जो स्लाइवरी ग्लैंड होती हैं इनमें 3 ग्लैंड होती है, तीनों का नाम याद करना है और तीनों क्या करती हैं? लार को निकालती हैं बाहर। किसको निकालती हैं? लार को बाहर निकालती हैं। इसमें एक होती है सब लिंगुअल, देखिए इसकी हिंदी कुछ नहीं है, आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। दूसरा होता है सब मैक्सिलरी, हिंदी है भी तो बहुत डिफिकल्ट है, आप नहीं याद कर पाएंगे। और तीसरा होता है पैरोटिड।
ये 3 ग्रंथियां हैं, इन तीनों ग्रंथियों को आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए कई बार इनकी पोजीशन पूछ देता है तो नोट डाउन कर लीजिएगा। सबलिंगुअल जीभ के आखिरी में, सब मैक्सिलरी जबड़े के आखिरी में, और पैरोटिड कान के नीचे। ये तीनों सिचुएटेड होती हैं और क्या निकालती हैं? लार निकालती हैं। तो यहां पे हम लोगों का क्या कवर हो गया? ग्रंथियां भी कवर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं आज कवर कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेन को देखेंगे। नेक्स्ट है, कई बार आपसे पूछ देता है कि हमारे टंग के किस पार्ट में किस तरह का टेस्ट का पता चलता है। तो बहुत छोटी सी बात है, मान लीजिए आपकी जीभ है, ये टंग है, ये सबसे शुरू वाला भाग है, ये बीच वाला भाग है और ये लास्ट वाला भाग है। ठीक, तो यहां पे आप लिख लीजिए, सबसे शुरू वाले में स्वीट, दूसरे वाले में क्या है? दूसरे वाले में क्या होगा? साल्टी या सावो यानी नमकीन, या खट्टा, और सबसे लास्ट वाले में बिटर यानी कड़वा। ये 3 चीज आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जीभ के किस पार्ट में कौन सा टेस्ट आपको पता चलता है, तो ये यहां पे कवर हो जाएगा।